प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत जापान के संविधान के अंतर्गत सम्राट की शक्तियां और उसके अधिकारों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, जापान का जो मेजी संविधान था 1889, इसके अंतर्गत सम्राट को जो देवत्व तथा सर्वोपरिता और निरंकुशता की स्थिति प्राप्त थी, उसे वर्तमान संविधान के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो आज हम इस वीडियो में जापान के वर्तमान संविधान में सम्राट के कार्य और शक्तियों पर ही चर्चा करेंगे, न कि मेजी संविधान पर, क्योंकि मेजी संविधान 1889 के अंतर्गत सम्राट को एक तरीके से ईश्वरत्व या देवत्व और सर्वोपरिता और निरंकुशता की स्थिति प्राप्त थी, जिसे कि वर्तमान संविधान के द्वारा समाप्त कर दिया गया। सम्राट के स्थान पर वर्तमान संविधान के द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा को अपनाया गया है। अब सम्राट एक संवैधानिक प्रधान मात्र है, फिर भी सम्राट को कुछ कार्य करने होते हैं। संविधान के प्रथम अध्याय के अनुच्छेद 6 और 7 में विद्यार्थियों सम्राट के मुख्यतः निम्न कार्य और अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सबसे पहला कार्य है नियुक्ति संबंधी कार्य। तो विद्यार्थियों, सम्राट मुख्य रूप से निम्न अधिकारियों की नियुक्ति करता है। नंबर 1, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। विद्यार्थियों, संविधान के अनुसार सम्राट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, परंतु सम्राट का यह कार्य मात्र एक औपचारिकता है। उसकी कोई शक्ति या अधिकार नहीं। किसी भी परिस्थिति में सम्राट इस प्रसंग में अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार जापान में सम्राट डाइट के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ब्रिटेन और भारत के राष्ट्राध्यक्ष की भांति जापान के राष्ट्राध्यक्ष को प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में विवेक शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। अब अगला जो नियुक्ति का कार्य है वह है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। विद्यार्थियों, सम्राट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है, परंतु इस संबंध में उसकी पसंद का कोई महत्व नहीं है। सम्राट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जिसे कैबिनेट ने मनोनीत किया है। मुख्य न्यायाधीश का चयन करने की शक्ति यहाँ पर कैबिनेट को है। सम्राट द्वारा उसकी नियुक्ति केवल एक औपचारिकता है। अब बात करें जापान के सम्राट की दूसरे कार्य की, वह है प्रमाणित करने का कार्य। विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत सम्राट को निम्नलिखित स्थितियों को प्रमाणित करना होता है। जैसे नंबर 1 पर बात करें, राज्य के मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति को जैसा कि विधि द्वारा निर्धारित किया गया हो प्रमाणित करना। राजदूतों और मंत्रियों के परिचय पत्रों और समस्त शक्तियों को प्रमाणित करना। अनुसमर्थन पत्रों
अन्य कूटनीतिक दस्तावेजों को प्रमाणित करना, सामान्य क्षमा और सर्व क्षमा अर्थात अपराधियों के दंड में परिवर्तन को प्रमाणित करना। तो इस प्रकार ये सम्राट के प्रमाणित करने के कार्य आगे। अब विद्यार्थियों बात करते हैं जापान के सम्राट के विधायी कार्य। तो विद्यार्थियों विधायी क्षेत्र में सम्राट को विशेषतः निम्न कार्य करने होते हैं। जैसे नंबर 1 पर बात करें, संवैधानिक संशोधन अर्थात संविधान संशोधन संबंधी कार्य, विधियों, कैबिनेट के आदेशों और संधियों की घोषणा करना। तो विद्यार्थियों विधायी कार्य के अंतर्गत सम्राट को संवैधानिक संशोधन के मामले में, कानूनों के मामले में, कैबिनेट के आदेशों और संधियों की घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही विद्यार्थियों जापानी सम्राट को डाइट के अधिवेशन आमंत्रित करने की शक्ति भी प्राप्त है। इसके साथ ही सम्राट प्रतिनिधि सदन को विघटित कर सकता है, डाइट के सदस्यों के सामान्य निर्वाचन की घोषणा करता है। ये सभी कार्य सम्राट के विधायी कार्यों के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों उपाधियों, समारोह और स्वागत संबंधी कार्य। तो विद्यार्थियों इसके अंतर्गत सम्राट निम्न कार्य करता है। उपाधियों और सम्मान वितरित करना, विदेशी राजदूतों, मंत्रियों और राजाध्यक्षों आदि का स्वागत करने का कार्य भी सम्राट का ही होता है। अन्य समारोह संबंधी और औपचारिकता कार्य करना भी सम्राट का कार्य होता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों इस वीडियो में हमने जापानी सम्राट के अधिकार और शक्तियों के अंतर्गत उसके नियुक्ति संबंधी कार्यों पर चर्चा की, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसी तरह उसके प्रमाणित करने के कार्यों के अंतर्गत राज्य के मंत्रियों और अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति को जैसा कि कानून द्वारा निर्धारित किया गया है उनको प्रमाणित करना, राजदूतों और मंत्रियों के परिचय पत्रों और उसकी समस्त शक्तियों को प्रमाणित करना, अनुसमर्थन प्रपत्रों और अन्य कूटनीतिक दस्तावेजों को प्रमाणित करना। इसी प्रकार उसके कुछ विधायी कार्यों पर यहाँ पर हमने चर्चा की। इसके अलावा सम्राट की उपाधियाँ और समारोहों की स्वागत संबंधी कार्य जो करता है उसके बारे में चर्चा की। इन सब के आधार पर हम इस जापान के सम्राट का मूल्यांकन करें तो यह स्पष्ट है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं। जहाँ संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है वहाँ पर कार्यपालिका के 2 प्रधान होते हैं, एक औपचारिक प्रधान और दूसरा वास्तविक प्रधान। विद्यार्थियों जापान का सम्राट ब्रिटिश सम्राट की भांति ही कार्यपालिका का केवल औपचारिक प्रधान है। विशेष तथ्य यह है कि ब्रिटिश सम्राट एक औपचारिक प्रधान मात्र है, लेकिन फिर भी ऐसा समझा जाता है कि किन्हीं परिस्थितियों में वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट के कार्यों अथवा शासन के निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। परंतु जापान का सम्राट शासन व्यवस्था के कार्यों को कभी प्रभावित कर सकेगा, इसमें निश्चित रूप से संदेह है। ब्रिटेन का सम्राट यद्यपि व्यवहार में केवल एक संवैधानिक प्रधान है, लेकिन सिद्धांत में आज भी उसे अनेक शक्तियां प्राप्त है। परंतु विद्यार्थियों जापान के सम्राट की स्थिति इससे भिन्न है। सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही दृष्टि से जापान के सम्राट की शक्तियां शून्य हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों सामान्यतः किसी पदाधिकारी के कार्य, अधिकार और शक्तियों का पर्यायवाची अर्थों में
प्रयोग किया जाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि जब संबंधित व्यक्ति इन कार्यों को अपने ही विवेक के आधार पर करता है तो ये कार्य उसके अधिकार और शक्तियाँ बन जाते हैं। लेकिन जापान के सम्राट के संबंध में उसके कार्यों को अधिकार या शक्तियों का नाम देना उचित नहीं होगा। जापान का सम्राट कुछ कार्य अवश्य करता है, लेकिन इन कार्यों को वह अपने विवेक के आधार पर संपन्न नहीं करता है। उसे ये कार्य यंत्रवत करने होते हैं। इसलिए जापान के सम्राट के इन कार्यों को उसके अधिकार अथवा शक्तियाँ नहीं कहा जा सकता, केवल और केवल उसके कार्य ही कह सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।